गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज रश्मि करेड़े का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिकोड करते हैं। क्वेश्चन इज an object is moving with velocity given by v as a function of time is equal to vx as a function of time and I cap plus b by t j cap plus bzt k cap where vzt is equal to 0 for any time t at any instant. Velocity in the z direction is 0. So from this we can conclude that the acceleration a as a function of time, there are given choices from which we have to select about the acceleration, and similarly in part b that the position r as a function of time, the choices are given and we have to select the correct choice. तो पहली चीज क्या है कि आपको वेलोसिटी दी हुई है। ये इक्वेशन को आप उठाइए, इक्वेशन को आपने आई कैप एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गई, जे कैप वाई डायरेक्शन में वी जेड टी के कैप, लेकिन आपको वी जेड टी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। किसी भी वक्त इन द जेड डायरेक्शन the velocity is 0, तो हमारे इक्वेशन में हम इसको 0 रख सकते हैं, इसको मैं हम लोग 0 रख देंगे, तो हमारे लिए ये इक्वेशन जो रिड्यूस हो गया जे कैप हो गया। पार्ट ए में हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन आपको मालूम है कि मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। From the mathematics you know this, लेफ्ट हैंड साइड को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट कीजिए, आपको मिल गई dvx in x direction and y direction। ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब एक एक करके आप ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए says will have no components that are identically zero। इसको फर्दर आप अगर शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन में दैट इज अ थिंग लिखना चाहते हैं तो ऐसे करके आप एक बना के अपनी इक्वेशन will have no components that are identically zero। तो इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में 0 नहीं है, बट एक्चुअली already is given that velocity in the z direction is 0, means z डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो जाएगा। सेकंड को देखिए, may have some components that are identically 0, may possibility बता रहा है, तो which is true, क्योंकि ये तो 0 है आपका, जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो हमेशा 0 है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। दूसरी चीज
अगर ये वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इसके बारे में मुझे कुछ भी मेंशन नहीं है इस इक्वेशन में, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है विद टाइम, तो ये भी जीरो हो सकता है। सेम वे अगर वाई डायरेक्शन की भी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये कंपोनेंट भी जीरो हो सकता है। तो बी वाली पॉसिबिलिटी हमें लग रही है सही। may have some components that are identically zero, and that is with a condition when your Vx constant हो या Vy constant हो या दोनों constant हो। तो constant को differentiate करने पे आपको वैल्यू जीरो आती है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं कि B ओके। C part is saying we'll have only a Z component that is identically zero. Z component is zero and will have only a Z component that is identically zero. It means this only word is गड़बड़, क्योंकि only बोलने से क्या हो गया कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि Z कंपोनेंट के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Z कंपोनेंट में तो जीरो है ही, बिकॉज ये दी हुई है यहाँ, तो देयर इज नो मोशन अलोंग द Z एक्सिस। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ we do not know about velocity का पैटर्न in the x direction and velocity का पैटर्न in the y direction। अगर velocity in the x direction अगर कांस्टेंट हो या y के लॉन्ग कांस्टेंट हो, तो ये दोनों भी जीरो हो सकता है, ये भी आपका जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ओनली। D is will have an identically zero Z component, ठीक है, and maybe an identically zero component in the x और y direction। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि ये कह रहा जीरो आइडेंटिकली जीरो Z कंपोनेंट होगा, ये तो ट्रू है, and maybe an identically zero components in the x और y direction। yes it can be, अगर vx कांस्टेंट हो या vy कांस्टेंट हो तो ये वाला कंपोनेंट भी एक्सेलरेशन का जीरो होगा, इसलिए भी कंपोनेंट जीरो हो सकता है। तो में लगाने से डी भी आपका आंसर्स फॉर पार्ट ए इज बी एंड डी। पार्ट बी में आ जाइए, पोजीशन आर टी। आइए पहले पोजीशन हम लोग निकालते हैं। पोजीशन कहाँ से निकालेंगे? गो टू द फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में जाइए, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में। आपको पता है कि पार्ट बी के लिए हम लोग करते हैं डी आर बाई डी टी इज योर डी, डी टी क्या है? इसको भी फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमारा पर्पस क्या है? आर को निकाल लेना। जे कंपोनेंट, तो यहाँ से आपको इससे क्या मिल जाएगा? इस इक्वेशन से here is equal to vx in y।
अब आप इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, y इंटू r आ जाएगा, e x t आपको निकालना है, ये r r आपको मिलेगा x t i प्लस y एज फंक्शन ऑफ r का एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में आप इसको जज करना शुरू कीजिए, इसके हर पॉइंट को एनालाइज कीजिए। ये क्या बोल रहा है, will have no components that are identically zero। तो will have का है मतलब इसका कोई भी कंपोनेंट, जो r का जो पोजीशन वेक्टर है उसका कोई भी कंपोनेंट आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा। तो ये चीज को बोलना गलत हो सकता है, या लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन पे फिर जाकर आप रेफरेंस देखें तो सिर्फ जेड डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी जीरो है, जेड का ही कंपोनेंट जो है वो सिर्फ कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं हो रहा है जेड कोऑर्डिनेट्स, बट एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा। तो कह रहा विल हैव नो कंपोनेंट्स दैट आर आइडेंटिकली जीरो, हो सकता है, लेकिन विल हैव लगाने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वी जेड जो आपका कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जेड के जिस कोऑर्डिनेट पे बैठा हुआ है वो कोऑर्डिनेट ही जीरो हो सकता है पार्टिकल स्टार्ट किया जेड के किसी वैल्यू के लिए, 3 वैल्यू के लिए, 5 वैल्यू, और वहीं पे फिक्स है, वो इसमें चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट इंटायरली ट्रू नहीं लग रहा है, तो ए को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। दूसरा है बी, may have some components that are identically zero, may possibility की बात कर रहा है, तो possibility की बात कर रहा है तो yes it can be true, हो सकता है। may have some components that are identically zero, उसमें आपका z तो डेफिनेटली z के डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, और we can assume that z का जो वैल्यू होगा, हो सकता है एक वैल्यू वो हो सकता है कि जेड का कोऑर्डिनेट जीरो से ही शुरू हुआ हो, तो जेड का तो कोऑर्डिनेट कोई चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज इन दैट डायरेक्शन देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो आपको वो वाला कंपोनेंट आइडेंटिकली जीरो हो सकता है। तो बी looks to be okay, C is will have only a Z component that is identically zero, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि पोजीशन एट R in the direction of Z is only fixed that we can interpret from this equation, लेकिन वो Z के बारे में हमें पता नहीं है, अगर x y और z है तो इसका पार्टिकल यहाँ और z कंपोनेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है, बट x और y कंपोनेंट चेंज हो रहा है। z यहाँ से शुरू अगर हो रहा होगा तो z विल हैव की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अगर मे लगा होता तो ये तो हो सकता था कि हो सकता है z कंपोनेंट जीरो से ही शुरू हुआ, तो ये भी सी वाला भी जो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अब डी में आइए, विल हैव एन आइडेंटिकली जीरो z कंपोनेंट and may be an identically zero component in the x or y direction, तो ये भी गलत होगा। will have करके it is assuring sure कर रहा है कि z का कंपोनेंट जीरो है, बट
इसमें कोई जरूरी नहीं है अगर उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो जेट का जो पोजीशन है इस पार्टिकल का वो जीरो हो। तो किसी भी पॉइंट से शुरू किया हो, जेड के किसी भी पॉइंट से शुरू किया हुआ हो, लेकिन वो जेड का वैल्यू फिर उसके बाद वो चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो जीरो से शुरू कर रहा होता तो बस फाइन। अगर दिया होता क्वेश्चन में बी जेड टी इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो एट दैट टाइम, तब तो आपको बी सही होता, लेकिन वो नहीं है तो ये भी डायरेक्टली बी आपको आंसर बी होना ये। पार्ट बी का आंसर जो है बी। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, then we can discuss further on it. Next question is, an object is moving in the xy plane with the position as a function of time given by r this. Point O is origin is at r is equal to 0. So x 0 है y 0. Point O है पहले डिफाइन कर दिया। Object is definitely moving towards O when ये सारी चीजें आपको बोल रहा है। ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है in such a way so that we get the object is definitely moving towards O। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन रखकर लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप एक चीज देखो कि जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सारे स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ जो पोजीशन जो लिख रहे हैं हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले हम लोग एम करते हैं कि हम लोग इसको स्केलर के फॉर्म में ले आए। तो हम कैसे ला सकते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं और डॉट आर हमारे लिए राइट साइड भी डॉट प्रोडक्ट है। आर डॉट आर आपको मालूम है आर का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन एंगल बिटवीन दिस टू। सो आर और के बीच में एंगल 0 है तो ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। या अगर आप इलेबोरेट वे में ही देखना चाह रहे हैं मैं ऐसे लिख देता हूँ आर का मैग्नीट्यूड इनटू आर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री। राइट साइड में भी आपको मालूम है आई और आई वाला तो के बीच में 0 एंगल होगा, बट आई और जे के बीच में एंगल 90 होगा तो कोसाइन 90 इज 0। तो हमें सिर्फ आई वाला आई से जो मल्टीप्लाई होगा वो हमें मिल जाएगा करेक्ट। या आप इसको भी पूरा ही लिख लेते हैं के लिए हम ऐसे लिखेंगे टी इनटू एक्स टी डायरेक्शन के आई डॉट आई के बीच का एंगल क्या है, यूनिट तो उसका 1 है इनटू 1 है और कोसाइन 0 है, लिख दिया।
इसका y के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, t इंटू वाई टी इंटू मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच का एंगल क्या है, बस 90 डिग्री हो गया। तीसरा पार्ट क्या बनेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 इंटू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई के बीच में अगेन आपको एंगल जो है 90 डिग्री, चौथा क्या हो जाएगा, वाई टी इंटू वाई टी 1 इंटू 1 इंटू कोसाइन 0। तो ये वाला पार्ट आपको 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपके लिए फाइनली जो बच गई वो एक्स स्क्वायर एक्स टी का स्क्वायर हो गया प्लस वाई टी का होल स्क्वायर हो गया, और लेफ्ट साइड में आपको आर स्क्वायर हो गया। सारी चीज वी एक्स और वी वाई के फॉर्म में है और एक्स और वाई के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग फर्दर अगर इस वे में भी दिखा सकते हैं, because we know that x is a function of time, y is a function of time, so that we can write like this, because equation में आपको x t नहीं दिया हुआ है, so you can write like this। तो अब आप इसको vx और vy निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट dr by dt 2 सब खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपको v हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गई x dx हो गया, y dy हो गया। अब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड O फॉर सच कंडीशन। तो अगर आप ग्राफ अगर बना लें, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे अगर हो, इसका पोजीशन वेक्टर अगर इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम पे rt ये हो, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, दिस वन इज मैग्नीट्यूड, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव। लेकिन पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल को मुझे O की ओर ले जाना है, O इज दिस ओरिजिन की, तो क्या होना चाहिए, आपका चेंज इन R, तो R में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो O की ओर पॉइंटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो है तो dr by dt जो है, इसको dr by dt नहीं होगा, dr by dt जो है आपका v, वो आपका चेंज इन r जो है निगेटिव होना चाहिए, करेक्ट। अवॉइड कंफ्यूजन, इसको इसी फॉर्म में लिखिए, इस पार्टिकल को O की ओर डेफिनेटली मूव होने के लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन r जो है, चेंज इन r जो है वो निगेटिव होना चाहिए। r यहाँ अगर मान लीजिए अभी ठीक है तो यहाँ है, कुछ समय बाद वो यहाँ कहीं हो, तो आपका r क्या हो रहा है, घट रहा है,
तो डी आर जो है आपका नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट आपका इस वजह से नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो राइट हैंड साइड वाला टोटल पार्ट, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, तो दिस राइट हैंड साइड वाला पार्ट विल बी शुड बी नेगेटिव। तो ये अगर कंडीशन, क्योंकि इसको हमेशा इस कंडीशन ये जब सेटिस्फाई करता है तो पार्टिकल डेफिनेटली ओ की ओर मूव कर रहा है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तो आपने आर यहाँ लिया, अगर मैं आर इस तरफ लेता, इस तरफ लेता, ठीक है, अगर मैं आर को मैं कुछ ऐसा दिखाता, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा इनिशियल आर है, यहाँ भी आपको ओ की ओर डेफिनेटली मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, आर का डी आर जो है चेंज इन आर शुड बी नेगेटिव, ये छोटा होते जाना चाहिए, तभी तो आप ओ की तरफ मूव करेंगे। तो इसलिए हर केस में डी आर बाई डी टी आपको नेगेटिव होगा, आर तो मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव क्वांटिटी विल बी नेगेटिव, राइट हैंड साइड को हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तो वो ओ की ओर पॉइंट करेगा। So your answer will be C. C will be your answer. Hopefully आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. It is basically your understanding about the mathematics. जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ डी आर बाई डी टी, डी आर जब निगेटिव होगा तो डी आर मतलब आर का वैल्यू छोटा होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तभी वो निगेटिव होगा। तभी तो अगर वो आर का वैल्यू घटेगा तभी तो वो ओ की ओर पॉइंट करेगा, करेक्ट। इसलिए आपका जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पार्टिकल विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन ओ।